तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आपको क्वेश्चन को कवर कराया गया है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम अपने आंसर की टाइप से इसमें दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल्स के साथ समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का, हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी जो होता है, पानी और NaCl के मिश्रण को किससे पृथक किया जाता है? पानी और NaCl के मिश्रण को, पानी और नमक के मिश्रण को किससे पृथक किया जाता है? NaCl मतलब नमक, तो नमक का सूत्र है NaCl, ठीक है। NaCl को किस मिश्रण को किससे पृथक किया जाता है? तो वाष्पीभवन के द्वारा, वाष्पीभवन के द्वारा, जिसे विप्रेशन भी कहा जाता है। विप्रेशन, आखिर विप्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है, कैसे काम करता है। विप्रेशन एक प्रकार की वाष्पीकरण प्रक्रिया है, ठीक है। वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया है जो कि पानी या किसी अन्य द्रव में मौजूद रसायनों को गर्मी के कारण उनके द्रवीय अवस्था से वायुमय अवस्था में बदल देती है। जो कि पानी या किसी अन्य द्रव में मौजूद रसायनों को गर्मी के कारण, गर्मी अगर होता है तो वो द्रवीय मतलब द्रव, वाष्प बनता है, द्रवीय अवस्था में जो रहता है उसको वायुमय अवस्था में बदल दिया जाता है, मतलब वाष्प की अवस्था में बदल दिया जाता है, ठीक है। उसी को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो, मलेशिया की राजधानी कौन सी है? जो मलेशिया देश है उसकी राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे बनता है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगित। मलेशिया की जो मुद्रा होता है वो रिंगित होता है। मलेशिया का मुद्रा क्या होता है? रिंगित होता है, MYR, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मलेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है। मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्विक प्रपाक है? कौन सा रक्त समूह सर्विक प्रपाक है? तो AB रक्त समूह सर्वारिक प्रपाक है। और इससे रिलेटेड देख लेते हैं, रक्त संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? जो हमारे ब्लड में रोग होते हैं वो, उससे संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम देखते हैं, रक्त संबंधी रोगों में शामिल है, पहला जो हमारा रोग आने वाला है वो है एनीमिया। रक्त में होने वाला रोग है एनीमिया। फिर हीमोफीलिया रोग भी रक्त में ही होता है। थैलेसोमिया रक्त से ही है। लुकोमिया, सिरोसिस और ब्लड कैंसर, ये सब जो रोग है वो रक्त से संबंधित है, रक्त में होने वाले ये सब रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक हमारे ऊपर छूट गया तो उसको भी कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कमागटारू जो जहाज था वो क्या था? कमागटारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना का जहाज था। कमागटारू जो था नौसेना का एक जहाज का नाम है कमागटारू, ठीक है। इसका कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमागटारू जहाज कब और कौन से देश से भारत आया था? एक क्वेश्चन बनता है अक्सर जो कि इम्पोर्टेंट है कि कमागटारू जो जहाज था और कब और कौन से देश से आया था भारत में? तो ये उसका आंसर होने वाला है, कमागटारू जो जहाज था वो 23 मई 1914 को कनाडा के केवानकूवर से भारत आया था। कमागटारू मारू जहाज था जो वह 23 मई 1914 को कनाडा के केवानकूवर से भारत की ओर आया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना देख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है, किसकी कमी के कारण रक्तता रोग होता है? किसकी कमी के कारण रक्तता था, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो कमी होता है लोहा के कारण, आयरन के कारण कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं कुछ, क्या बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एनीमिया क्या है? एनीमिया के बारे में जान लेते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया जो है या किसी तत्व की कमी से होती है, या किसी तत्व की कमी से होती है। एनीमिया क्या है और किस तत्व की कमी से होती है? जो एनीमिया है वो रोग है वो किस तत्व की कमी से होती है? तो एनीमिया एक रक्तलापकता समान होती है जिसमें शरीर में लोहे की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण शरीर को ऑक्सीजन पहुंचने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। और एनीमिया लो फैलेट या विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है। एनीमिया रोग किन किन विटामिन के कारण कमी हो सकता है, किन किन चीज़ों के? तो एनीमिया जो होता है लोहे की कमी से और फोलेट या विटामिन B12 की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड का संबंध है, फ्राइड का संबंध है मनोवैज्ञानिक से। फ्राइड जो का संबंध है वो मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन कहाँ स्थित है? जो माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं हम अपने। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए कि माउंट आबू पर्वत कहाँ स्थित है? जो माउंट आबू पर्वत वो कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। सेकंड देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि माउंट आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट आबू जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट आबू जो पर्वत की ऊंचाई है वो 1722 मीटर या 5650 फीट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, माउंट आबू की ऊंचाई दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लोनार तालाब किस राज्य में है? जो लोनार झील है वो कौन से तालाब के अंदर है? लोनार झील किस राज्य में है? सॉरी, लोनार झील किस राज्य में है? जो लोनार झील है, लोनार तालाब है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर। जो देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट कुछ, लोनार झील की उत्पत्ति कैसे हुई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि लोनार झील की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, उसी को हम कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। ठीक है, लोनार झील की उत्पत्ति कैसे हुई थी? लोनार झील की जो उत्पत्ति हुई थी वो मेटोराइट के गिरने से हुई थी। जो मेटोराइट गिरा था उसके कारण से लोनार झील बना था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडला जो एक महत्वपूर्ण टैक्सटाइल बंदरगाह है वो किस राज्य में है? कंडला जो एक महत्वपूर्ण टैक्सटाइल बंदरगाह है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। कंडला किसके अंदर, किस राज्य के अंदर? गुजरात के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ स्थित है? कौन से राज्य के अंदर रोहतांग दर्रा स्थित है? कौन से राज्य के अंदर रोहतांग दर्रा स्थित है? तो वह होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के अंदर तीन दर्रे आते हैं, और तीनों दर्रों को याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसको होता है सराब। ट्रिक का नाम है सराब। स से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सराब। मान लीजिए सराब मतलब स का मतलब होगा सिपकिला दर्रा, रा मतलब होगा रोहतांग दर्रा, और ब मतलब होगा बमचिल्ला दर्रा। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। शराब जो ट्रिक होता है हिमाचल प्रदेश में दर्रा याद करने के लिए, शराब जो होता है ट्रिक होता है। और इसको जैसे स मतलब हुआ सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर। रा मतलब होता है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। ब मतलब होता है बोंडलच्छा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। ठीक है, कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है। नंदा देवी जो जीव मंडल रिजर्व है वो किस राज्य के अंदर है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जीव रिजर्व मंडल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखते हैं इसे क्या क्वेश्चन बताया, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व कब बनाया गया था? नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व कब बनाया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व का निर्माण 1982 में ही हो गया था। 1982 में ही नंदा देवी रिजर्व का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, केसरी नामक समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, केसरी नामक समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? जो केसरी नामक समाचार पत्र है उसको किसने आरंभ कर मतलब प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, कह सकते हैं बीजी तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था केसरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि समाचार पत्र से ही रिलेटेड है, उसको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो है पहला जो क्वेश्चन बनता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है का पहला प्रकाशन कौन से साल में हुआ था? जो टाइम्स इन इंडिया का समाचार पत्र का प्रकाशन किस साल में हुआ था? तो वह हुआ था, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का पहला प्रकाशन हुआ था 1838 में हुआ था। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन बनता है? जो सेकंड क्वेश्चन है, पीटीआई का उपसर्ग समाचार है। जो पीटीआई का उपसर्ग समाचार एजेंसी के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या है? पीटीआई का उपसर्ग समाचार एजेंसियों के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या है? पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का मतलब हुआ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है पीटीआई का मतलब। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। फुल फॉर्म अक्सर एक तो या दो तो एग्जाम में आते ही रहते हैं फुल फॉर्म किसी चीज का। तो पीटीआई का फुल फॉर्म जो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता थे। जो गीत गोविंद है वो उसके रचयिता यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव जो थे गीत गोविंद के रचयिता थे। जयदेव के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गीत गोविंद का एक वाक्य है, गीत गोविंद जो है एक वाक्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप है।
वो जो भारतीय संस्कृति के अनुप्रेम, यह एक प्रेम कहानी है। जो गीत गोविंद है, जो गीत गोविंद है वो एक प्रेम कहानी पे स्थित है। और उसके अंदर किसकी प्रेम कहानी है? तो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेमों को व्यक्त किया जाता है गीत गोविंद के अंदर। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेमों को व्यक्त किया जाता है गीत गोविंद के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अंग्रेजों के शासन के दौरान, जो अंग्रेजों के शासन चल रहा था उसके दौरान डाक सुरक्षा के प्रवर्तक थे। डाक सुरक्षा के प्रवर्तक कौन थे अंग्रेजों के शासन के दौरान? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधारों के प्रवर्तक थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कृष्ण मेमन लॉर्ड भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो कृष्ण मेमन लॉर्ड थे, भारत के क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो कृष्ण मेमन लॉर्ड भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 से 51 तक इस पद पर कार्य किया था। 1950 से लेके 51 तक वह इस पद पर कार्य किए थे, मुख्य न्यायाधीश के पद के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेलवे से, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आखिर क्या बनता है? फुल फॉर्म बोलते हैं कि अक्सर एग्जाम में 1 या 2 से क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो टीसीसी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो कि है भारत की पहली रेलवे लाइन कौन से शहर के बीच चली थी? एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी कि भारत की पहली लाइन कौन से शहर के बीच चली थी? जो भारत की पहले रेलवे लाइन बनी थी वो किस शहर के बीच चली थी? तो आंसर होता है इसका, भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई, पहले उसको बम्बई बोला जाता था, मुंबई को अब नाम चेंज कर मुंबई बोला गया है, ठीक है। लाइन मुंबई और ठाणे के बीच बनी थी। भारत की पहली रेलवे लाइन कौन से शहर के बीच? तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनना है, अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि भारत की रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी लाइन कौन सी है? भारत की रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक की है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। जो 2500 किलोमीटर लंबी है दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़ तक की, ठीक है। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तीसरा जो हमारा रहने वाला है वो है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? जो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ब्रिटिश राज अधिकारियों के द्वारा मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। इंडियन रेलवे का स्थापना 1853 को हुआ था, ब्रिटिश राज अधिकारियों के द्वारा मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। इसमें अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में जो बनता है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी पुल कौन सी है? ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबी पुल कौन सा है? तो आंसर होता है इसका, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा पुल भारतीय बंगाल बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। भारतीय जो रेलवे है में सबसे लंबा पुल है भारतीय और बांग्लादेश के बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। भारत बांग्लादेश सेतु है, नाम है उसका भारत बांग्लादेश सेतु, जो कि 4.9 किलोमीटर लंबा है। उसका नाम क्या है? बांग्लादेश सेतु है और वो 4.9 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है, अगला क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है। जो तारापुर पावर एटॉमिक सेंटर है वह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किसके अंदर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है और उस आंसर देखते हैं उसके क्वेश्चन का और डिटेल्स में समझते हैं चीज़ों को। तो दिया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का उद्देश्य क्या था? जो तारापुर पावर स्टेशन बना था उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाया गया था? क्वेश्चन आ जाएगा कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन क्यों बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विद्युत उत्पादन के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए, विद्युतीय उत्पादन के लिए बनाया गया था, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की क्षमता क्या है? जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है उसकी क्षमता क्या कितनी है? तो 1400 मेगावाट की क्षमता वो उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन बनते हैं जो कि देखते हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन बने थे, जो कि 2 क्वेश्चन देख लिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कब शुरू हुआ था? जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर है, वो कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1969 के अंदर, 1969 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो रहने वाला, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमेशा एग्जाम में पूछता है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से निर्माण किया गया था, तो वो अमेरिका की सहायता से निर्माण कर दिया गया था पावर स्टेशन का। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। अगला जो बनने वाला है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की किस धातु के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आखिर तारापुर जो एटॉमिक है उसके अंदर किस धातु का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो यूरेनियम यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, और अगले क्लास में आपको हम और भी क्वेश्चन है जो कि डिटेल्स में उसको भी कवर करा देंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उस सबको भी आपको उस चीज़ को बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और चीज़ों को अच्छी तरह से बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिए। हम अपने चैनल पर बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।